हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स और ई बुक को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 2 ई बुक आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एक आपकी एवरेज की है, ठीक है, और एक आपकी काय की है, हिस्ट्री की है, ठीक है। तो 2 ई बुक हैं आपकी ये, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। और हिस्ट्री में भी कौन सी है, एंशिएंट हिस्ट्री है, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए कि कैसे हैं। अगर आपको पसंद है तो रख लीजिए, वरना डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल अच्छी ई बुक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि जो एकल अभिभावक वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। कहता है कि स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए, ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। कहता है ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो आप लोगों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग सुने मुझे अच्छे तरीके से, लेकिन आंसर आप लिख कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन से मत दीजिए, लिख कर देंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी याद हो जाएगा। देखो, एकल अभिभावक का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि एकल अभिभावक का मतलब क्या होता है, ठीक है। यानी कि एकल अभिभावक वाले बच्चे जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है। देखो, एकल अभिभावक वाले बच्चे से तात्पर्य है उन बच्चों से है जिनके माता पिता में से किसी एक के द्वारा ही बच्चे का लालन पालन किया गया, या तो पिता से, देखो, या तो पिता ने किया है, और या तो किसने किया है, माता ने किया है, ठीक है। तो एकल अभिभावक वाले बच्चे ये होते हैं, ठीक है, जिनका माता पिता में से किसी एक के द्वारा ही बच्चे का लालन पालन किया जाता है। तो अब ऐसे बालक माता पिता के पारस्परिक प्रेम एवं सहयोग से क्या हो जाते हैं बेटा, वंचित हो जाते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको आंसर पकड़ना है। ऐसे वाला क्या होते हैं, माता पिता के पारस्परिक प्रेम एवं सहयोग से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। और शिक्षक क्यों क्या चाहिए, शिक्षक को बच्चों को पढ़ाते समय इस तथ्य को बेटा अनदेखा कर देना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। सबसे अच्छा ऑप्शन यही होगा आपका, ठीक है। कहता है कि स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। नहीं भाई, एक स्थिर नहीं कराना चाहिए, यानी कि जैसे कि आप दूसरे बच्चों को डील कर रहे हैं वैसे ही उन बच्चों को डील कर रहे हैं, तो बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनको क्या परेशानी है, उनको बेटा ना तो सहयोग मिला है माता पिता से, ना ही क्या मिला है, प्यार वगैरह मिला है। तो उनको एक साथ, सबके एक साथ डील नहीं करना है, ठीक है। कहता है इस तथ्य को अनदेखा कर देना चाहिए। बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है कि जो तथ्य है इसको अनदेखा कर देना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल उनको समान प्यार देना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। कहता है इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। बेटा भिन्न प्रकार का व्यवहार नहीं करना है आपको। कह रहा है ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। भाई हमें गृह कार्य से मतलब थोड़ी ना है। तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या है, ठीक है। कहता है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर यानी कि ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, आकलन की प्रक्रिया का क्या कर देना, संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, या सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। जब तक मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग सुनते भी जाइए। देखो, प्रतिभाशाली बालक अपनी श्रेष्ठ क्षमता एवं क्रियात्मक योग्यता के बल पर शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यालय स्तर पर उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, है ना। या किसी विशेष क्षेत्र जैसे कि आपका गणित हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, सृजनात्मक लेखन इत्यादि में उच्च स्तरीय प्रतिभा रखते हैं। ऐसे बालकों को क्या करना चाहिए, वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर यानी कि ग्रेड में प्रोन्नत करना संवर्धन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 22 का आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब आप आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपका, ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर को छोड़कर अगले उच्च स्तर पर क्या करना चाहिए, प्रोन्नत करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा में जो अनिवार्य शब्द है इसका क्या अर्थ है। कहता है दंड से बचने के लिए माता पिता अनिवार्य रूप से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य हैं, या सतत परीक्षण के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, या केंद्र सरकार दाखिले। पहला ऑप्शन कहता है आपका कि दंड से बचने के लिए माता पिता अनिवार्य रूप से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य हैं। ठीक, दूसरा कहता है कि सतत परीक्षण के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करेगी, सरकारें उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। देखो पहला और दूसरा तो वैसे ही गलत है। दूसरे तीसरे और चौथे में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति की देखेगी या सरकारें उपस्थिति को देखेंगी। तो दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है कि अनिवार्य का अर्थ क्या है। देखो दंड से बचने के लिए माता पिता अनिवार्य रूप से बच्चों को स्कूल भेजेंगे, ये तो वैसे ही गलत है। और ये वाला भी गलत है आपका कि सतत परीक्षण के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक, तो अनिवार्य का अर्थ होता है क्या बेटा, आशय होता है कि सरकार जो है उपस्थिति यानी कि बच्चों की आने की उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है राज्य जो है परिवार और समुदाय की सहायता से जो 14 से आपके जो 14 से 16 वर्ष के बच्चे हैं, 14 से 16 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा क्या है, सुनिश्चित कराना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध क्या होता है। बिल्कुल, कहता है जो किशोर हैं उनके अंदर जो सामाजिक नेतृत्वता पाई जाती है उसका संबंध क्या होता है। कहता है अन्य लिंग के सदस्यों से मित्रता से, मानसिक शक्तियों से, स्कूल उपलब्धियों से, या शारीरिक संगठन से। ठीक, 24 का आंसर आप लोग जब तक कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताता हूँ और आप लोग सुनते भी जाइए। ठीक है, तो 24 पे हम बढ़ते हैं। देखो किशोर के जो अंदर सामाजिक नेतृत्व गुण का जो पाया जाना होता है उनकी मानसिक शक्तियों से संबंधित होता है। अब कैसे होता है सर, है ना, ये भी जानना होगा। देखो ये जो है अत्यंत जटिल अवस्था होती है, तो आपको पता ही होता है किशोर जो होती है, किशोर अवस्था तूफानों की अवस्था होती है, ये आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें बालक बाल्य अवस्था से क्या होता है, परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है ना। इस अवस्था में बालकों का तीव्र शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। और साथ ही क्या होता है, इस अवस्था की अपनी कुछ प्रमुख विशेषताएं जैसे कि जैसे पूर्ण वृद्धि का विकास हो गया, ध्यान केंद्रित क्षमता में वृद्धि हो गई, स्मरण शक्ति का बढ़ना एवं इसमें स्थायित्व, सामाजिक संबंधों में वृद्धि एवं सामाजिक नेतृत्व गुण का क्या होता है, विकास होता है। इसलिए मानसिक शक्तियों पर जोर दिया जाता है और ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है आपका दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर से कोहलबर्ग का एक क्वेश्चन और आ गया, तो इनमें से कम आपका 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और आपका जीन पियाजे है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं, ये आपको मैं अभी पिछली वाली क्लास में बता चुका हूँ। देखो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बेटा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो आप सभी को पता है। ठीक है, सिद्धांत के इन्होंने 3 भागों जैसे कि पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष, परंपरागत नैतिक अवस्था 10 से 13 वर्ष एवं उत्तर परंपरागत अवस्था 13 से ऊपर होती है। ठीक है, और इन तीनों स्तरों को इनमें से संबंधित 2-2 चरण यानी कि 2 उप अवस्थाओं में भी इन्होंने क्या करा है, बांटा है। ठीक है, ये तो आप सब लोगों को पता है, पहली वाली क्लास में मैं क्या है आपको बता चुका हूँ। ठीक, अब इनके जो अधिकार संरक्षण अभिमुखता है, ये वाली अवस्था अधिकार संरक्षण जो अभिमुखता चरण में क्या होता है, बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति क्या होते हैं बेटा, जवाबदेह होते हैं। ठीक, सार्वभौमिक नैतिकता क्या होती है बेटा, सार्वभौमिक का मतलब होता है कि परोपकार। इसका मतलब क्या होता है, परोपकार, यानी कि मैं भूखा रह लूँगा, सामने वालों को भूखा रहने नहीं दूंगा। और सामाजिक अनुबंधन क्या होता है बेटा, ये तीसरी अवस्था है और तीसरी अवस्था की ये 2 उप अवस्था हैं। सामाजिक अनुबंधन का मतलब होता है कि
इसका मतलब होता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें वो दूंगा, यानी कि तुम मुझे टमाटर दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा बदले आओ। ठीक है, तो ये हो गई अनुबंधन, इसलिए ये वाले दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे दूसरी अवस्था की दूसरी उपअवस्था है। ठीक है, दंड एवं आज्ञा पालन से लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संतुष्टि की जाती है क्योंकि, ठीक है, शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संतुष्टि की जाती है क्योंकि इससे शिक्षक को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा कहता है कि क्योंकि इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है, या ये शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है, या ये परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है। ठीक, तो 26 का आपको बताना है जब तक मैं इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ और आप लोग सुनते भी रहिए। देखिए, शिक्षण के संपूर्ण उपागम में, उपागम से तात्पर्य क्या है, किससे, शिक्षण के संपूर्ण उपागम से तात्पर्य, पहले ये तो पता होना चाहिए ना शिक्षण का संपूर्ण उपागम होता क्या है, तभी तो आंसर की ओर बढ़ेंगे हम। देखो, शिक्षण के संपूर्ण उपागम से तात्पर्य ये है कि बालकों का संपूर्ण विकास तो हो, इसके अंतर्गत जैसे कि शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास को शामिल करते हैं। ठीक है, शिक्षण में संपूर्ण उपागम समझ गए। संपूर्ण उपागम में क्या क्या चीज़ें आती हैं बेटा, फिर से समझ लीजिए। इसके अंतर्गत शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास, संवेगात्मक विकास एवं सामाजिक विकास को शामिल करते हैं। इस प्रकार ये शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। ठीक है, तो क्या, तो देखो, दैनिक कार्य की बात नहीं हो रही यहाँ पे, महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल देना ये भी नहीं हो रहा है। ये परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है। तो परीक्षा की बात नहीं हो रही है भाई। परीक्षा को शिक्षण उपागम में का मतलब जैसे कि एग्जाम को बहुत प्रभावी बनाता है, नहीं बेटा। इसमें मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं वो है ये शिक्षण को सार्थक, जिसका अर्थ हो दिशा निर्देश प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन कहता है कि आशना अच्छा करती है क्योंकि वे दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास के किस चरण में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लॉरेंस कोलबर्ग से। मैंने अभी बताया कि लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया बेटा, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। उनकी 3 अवस्थाएं हैं और उन 3 अवस्थाओं की 2-2 उप अवस्थाएं हैं। तो पहला क्वेश्चन उनका क्वेश्चन कहता है कि आशना अच्छा करती है क्योंकि वे दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वे लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास की किस अवस्था में, पूर्व पारंपरिक अवस्था, उत्तर पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक नहीं होगी क्योंकि ये जो अवस्था है आपकी किसकी है, ये जीन पियाजे की है। किसकी है, जीन पियाजे की। इसलिए ये वाला ऑप्शन तो आपको कट गया। ठीक है, तो आपको अवस्थाएं भी याद होना चाहिए जिससे कि क्या होता है, देखो मुझे याद था मैंने एक ऑप्शन काट दिया। अब 3 ऑप्शन बचे, इनकी 3 यही अवस्थाएं हैं। ठीक है बेटा, तो देखो पहली अवस्था उनकी कौन सी होती है, पहली अवस्था बेटा उनकी ये है। ठीक है, और इसकी उम्र क्या होती है बेटा, 3 से 10 वर्ष के बीच होती है। ठीक है, दूसरी अवस्था उनकी ये है। ठीक है, इसकी उम्र क्या होती है, 10 से 13 वर्ष होती है, 10 से 13 वर्ष होती है। और तीसरी अवस्था उनकी उत्तर पारंपरिक अवस्था है, 13 से 16 बोल सकते हैं या इससे ऊपर बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 उम्र ये हो गई आपकी। देखो इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, उसको किस तरीके से समझते हैं। देखो एक होता है पहली अवस्था में अच्छा लड़का अच्छी लड़की की व्यवस्था, यानी कि पापा कहते हैं कि शर्मा जी के बेटे जैसा बनो। दूसरी अवस्था होती है कानून एवं व्यवस्था अवस्था, जिसका आंसर अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आया था, यानी कि आत्मनिर्भरता। यानी कि बच्चा कहता है कि मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ। अब पापा कहते हैं शर्मा जी के बेटे जैसा बनो, बच्चा कहता है कि मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से सब काम करूँगा। तो बच्चा क्या होता है यहाँ पर दुविधा में पड़ जाता है, और जब बच्चा दुविधा में पड़ जाता है तब जो बीच का जो निकल के आता है उसे ही हम परंपरागत रूढ़िवादी या नैतिक अवस्था कहते हैं। ठीक, हमारा क्वेश्चन भी यही है कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा चाहता है कि वो दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, यानी कि आशना अच्छा तो करती है लेकिन वो चाहती है कि दूसरे लोग भी उसकी क्या करें, तारीफ़ करें। ठीक है, तो ये बेटा पारंपरिक अवस्था में आएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, दूसरों के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करते हैं तथा उस मानक से सही एवं गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करते हैं, और वे एक दूसरे का सम्मान करने तथा दूसरों से स्नेह एवं सम्मान पाने की भी क्या करते हैं, इच्छा करते हैं। इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा आपका पारंपरिक, ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि डैश का व्यक्ति दया और सहानुभूति में विश्वास करता है तथा उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। तो कहता है कौन? सामाजिक व्यक्तित्व का, धार्मिक व्यक्तित्व का, कलात्मक व्यक्तित्व का या राजनीतिक व्यक्तित्व का। ठीक, तो 28 का आपको आंसर देना है। देखो कहता है डैश का व्यक्ति और दया। देखें, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के क्या होते हैं? अनेक पहलू होते हैं। व्यक्तित्व के कितने पहलू होते हैं? अनेक पहलू होते हैं, जैसे कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व कलात्मक इत्यादि। सामाजिक व्यक्ति का वे गुण होता है जिसके अंतर्गत वे समस्त प्राणियों के प्रति दया व सहानुभूति रखता है। ठीक है, उनमें से जो ये सारे होते हैं, जो व्यक्तित्व में चीज़ें आती हैं हमारी, सामाजिक भी होती हैं, कलात्मक भी होती हैं, राजनीतिक भी, धार्मिक भी और सामाजिक, इस चारों व्यक्तित्व में आती हैं। ठीक है, व्यक्तित्व के अंतर्गत आती हैं। लेकिन सामाजिक के अंतर्गत क्या क्या आता है ये समझ लीजिए आप लोग। सामाजिक व्यक्तित्व विकास का वे गुण होता है जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जितने भी प्राणी हैं उनके प्रति दया एवं सहानुभूति रखता है और मानव कल्याण के प्रति प्रेरित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन कहता है कि बच्चे अपने समाज के संबंध में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं? आस पड़ोस से, धर्म से, स्कूल से या समकक्ष के समूह से सीखते हैं। ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को आता ही होगा। देखो, बच्चे अपने समाज के संबंध में ज्ञान किससे सीखते हैं? देखो, पहले तो घर से सीखते हैं। घर वाला ऑप्शन दिया नहीं है, यानी कि आस पड़ोस हो जाएगा, ऑप्शन ठीक है। स्कूल से भी सीखते हैं, बिल्कुल। धर्म से भी सीखते हैं, बिल्कुल। समकक्ष के समूह यानी कि जो उनके दोस्त हैं उससे भी सीखते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो बच्चे जो क्या होते हैं? सामाजिक प्राणी होते हैं। वे अपने समाज के संबंध में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ आदि कहाँ से सीखते हैं? अपने घर से सीखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, अपने आस पड़ोस से सीखते हैं, धर्म से, स्कूल से, समकक्षी समूह आदि से सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना क्या कहलाती है? कहता है छात्रों में प्रत्याहार, निवास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित यानी कि निरुत्प्रेरित करेगी, या अधिगम के लिए पाण आधारभूत संरचना का काम करेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। और जिन बच्चों ने भी वाइगोस्की को अच्छे से पढ़ा होगा वो इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि साफ साफ मुझे आंसर दिख रहा है इसका। ठीक है, देखो, लेव वाइगोस्की ने रूस के निवासी थे। इन्होंने केवल 2 ही शब्द दिए हैं। एक आपका ZPD दिया है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और एक उन्होंने क्या दिया है? इसके फोल्डिंग दिया है। इसके फोल्डिंग यानी कि पाड़ एवं ढांचा दिया है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हिंदी में तो बहुत नाम होते हैं। इधर आ नहीं पाएगा जी, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 शब्द दिए हैं इन्होंने, एक ZPD दिया है और एक इन्होंने इसके फोल्डिंग दिया है। ZPD का मतलब क्या होता है बेटा? ZPD का मतलब होता है संभावित विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि इसे हम समीपस्थ, नज़दीकी, समीपी, संभावित, कितने नाम है इसका, तो हम इंग्लिश में याद रखेंगे। पेपर तो हमारा दोनों लैंग्वेज में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ZPD में कि बच्चे के समस्या समाधान के दौरान खुद से शुरुआत करने पर, यानी कि बच्चा जब खुद से शुरुआत करे और बीच में जाके अटक जाए, तो बीच में उलझ जाने के बाद वहाँ से लक्ष्य की बीच की खाली जगह, जो क्षेत्र जो होता है वयस्क की सहायता से जो भरा जाता है, उसे हम ZPD कहते हैं। यानी कि ऐसा समझ लीजिए, एक बच्चा है हाथी के खिलौने से जोड़ रहा है। ठीक है, तो उसने एक पैर जोड़ लिया, इसी तरीके से दूसरा पैर जोड़ लिया, इसी तरीके से तीसरा पैर जोड़ लिया, लेकिन चौथा पैर उसने क्या करा? उल्टा लगा लिया। क्या करा उसने? उल्टा लगा लिया यहाँ से। यानी कि शुरुआत बच्चे ने यहाँ से की, यहाँ पर आगे अटक गया। अब टीचर या कोई भी जो वयस्क होता है उसको यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय करता है वयस्क की सहायता से, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ZPD बोलते हैं। यानी कि समस्या समाधान के दौरान बच्चे का बीच में अटक जाना, और बीच में अटक जाने के बाद
ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये और ये लक्ष्य तक पहुंचाता है, ये जो हमारा क्या है लक्ष्य है। तो बच्चे का यहाँ पे अटक जाना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है जो वयस्क साधन से भरी जाती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, ZPD बोलते हैं। दूसरा हमारा शब्द है बेटा स्कैफोल्डिंग। क्या है हमारा, स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। अच्छा एक बात और, जो ZPD के द्वारा जो सहायता बीच में दी जाती है वो कैसी सहायता होती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, स्थायी होती है, ठीक है। इसके द्वारा जो दी जाती है वो स्थायी होती है, जबकि स्कैफोल्डिंग के द्वारा दी जाती है वो अस्थायी सहायता होती है, ठीक है। ये अस्थायी सहायता और इसके साथ स्थायी सहायता। अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ठीक है। इसके भी बहुत नाम होते हैं, जैसे कि पाड़ हो गया, ढांचा हो गया, निर्माण हो गया, मचान हो गया। तो हम इसको इंग्लिश में याद रखते हैं। देखो, समस्या समाधान के दौरान वयस्क के द्वारा दी गई अस्थायी एवं शुरुआती ये सहायता कहाँ पे दी जाती है, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। देखो, इसके फोल्डिंग के द्वारा जो सहायता होती है ये शुरुआत में दी जाती है, और ये सहायता जो होती है कहाँ दी जाती है, ये सहायता आपकी बीच में दी जाती है, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। ZPD के द्वारा स्थायी सहायता होती है और इसके फोल्डिंग के द्वारा अस्थायी सहायता होती है, जो कि शुरुआत में दी जाती है, ठीक है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, कहता है कि छात्रों में प्रतिहार निवास प्रवृत्तियाँ पैदा करना, ऐसा इन दोनों में वाइगोत्स्की ने कुछ नहीं कहा है। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, भाई अर्थहीन नहीं होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करेगी। देखो तीनों ऑप्शन ऐसे ही कट रहे हैं आपकी, एक ही बचता है। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तब भी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक। तो अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम, ठीक। कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।